हेलो हाय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं रजत गौड़ फिर से स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी हमने पोएम नंबर 1 या माय मदर एट 66 को तो अच्छे से कर लिया था। अब बारी है दूसरी पोएम दैट इज कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा। इसे भी अच्छे तरीके से करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगेन वेलकम बैक टू द आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन। ये वाला ले लेते हैं। ओके, तो पोएम नंबर 2 क्या नाम है इसका? कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट इसे किसने लिखा है? पाब्लो नेरुदा जी ने लिखा है। क्या है इसके अंदर? सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर थोड़ा सा की पॉइंट जो हम हाईलाइट करने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड साइलेंस, यानी कि इसके अंदर बेसिकली जो कंसेप्ट समझाया गया ना, वो कंसेप्ट है इंट्रोस्पेक्शन का। वो कंसेप्ट किसका है? इंट्रोस्पेक्शन का। सर यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? यानी कि थोड़ी देर आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा ब्रेक लेना, आंखें बंद करके सोचना कि यार जो मैं काम कर रहा हूं उस काम का क्या परिणाम है, जो मैं काम कर रहा हूं उसका क्या परिणाम है, देखना, एक साइलेंस मेंटेन करना और अपने अंदर मतलब कहते हैं ना खुद के भीतर झांकना। 2 मिनट का टाइम लेके खुद के भीतर झांकना, वही बात है इसके अंदर। ओके, नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड साइलेंस एंड टू मेंटेन इट रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्फ, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा हमें अपने अंदर जाके। वो कहते हैं अपने अंदर झांक के देखो, वही बात, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर हमें देखनी पड़ती है। तो अब बारी आ जाती है हमारे पास स्टैंजा नंबर 1 की। तो आर नंबर 1 स्टैंजा, नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी कि पाब्लो नेरुदा जी क्या कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, हम 12 तक की गिनती करेंगे, एंड वी ऑल विल कीप स्टिल, और हम एकदम शांत बैठेंगे। For once on the face of the earth, let not speak in any language. वो कहते हैं एक बारी के लिए, क्या कह रहे हैं वो लोग? एक बारी के लिए, for once on the face of the earth, face of the earth यहाँ पे क्या, एक मोमेंट के लिए, हमारे अर्थ के एक मोमेंट के लिए हम कोई भी भाषा के अंदर नहीं बात करेंगे। यानी कि वो हमें क्या कह रहे हैं? साइलेंट हो, यानी कि जब इंसान खुद की भाषा में बात ही नहीं करेगा तो क्या होगा? एकदम साइलेंट होगा। लेट नॉट स्पीक फॉर 1 सेकंड, हम 1 सेकंड ऐसे निकालते हैं ना, 1 सेकंड ऐसे निकालते हैं जिस टाइम पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं बोलेगा। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और यहाँ पे जो आर्म्स है ना, यहाँ पे डुअल मीनिंग है आर्म्स के। डुअल मीनिंग के अंदर क्या क्या है आर्म्स को? मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पे आर्म्स, एक तो हमारे जो जनरली हमारे हाथ है इनके लिए है, हमारे हैंड्स के लिए जनरली यूज किया गया, और दूसरे आर्म्स का मतलब है वेपन, यानी कि हम ना अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के लिए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने के लिए, या ना ही हम वेपन्स उठाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो कह रहे हैं कि फॉर वन मोमेंट, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक मोमेंट ऐसा हो अर्थ में, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी लैंग्वेज में हम बात ना करें। लेट स्टॉप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए हम लोग रुक जाते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने जो हम हथियार यूज करें या दोषारोपण करें दूसरों के ऊपर, हम वो चीजें ना करें। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी। द पोएट आस्क्ड एवरीवन टू काउंट अप टू 12 इन देयर माइंड्स। ओके, पोएट सबको कहते हैं कि तुम 12 तक की गिनती करो। 12 तक की गिनती क्यों करो? क्योंकि 12 नंबर जो है ना, एक्चुअल में 12 नंबर जो है ना, वो यहाँ पे पर्टिकुलरली यूनिटी को दिखाता है। यूनिटी को कैसे दिखाता है? जैसे आपके घर में जो भी घड़ी है, 12 जैसे 12 बजते हैं तो देखा जाए तो वहां पे आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड तीनों क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाते हैं, उनकी पावर क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। उसी तरीके से जब हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे तो हम लोग क्या हो जाएंगे? यूनाइट हो जाएंगे। हम लोग अगर जब अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे मैं पर्टिकुलरली देखा जाए, मैं हिंदी में बोलता हूँ, ठीक है, मैं हिंदी के अंदर बात कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो पंजाबी में बात कर रहा है, एक डिफरेंशिएशन आ गया ना हम दोनों के अंदर कि मैं हिंदी के अंदर बात कर रहा हूँ, वो पंजाबी में बात कर रहा है। लेकिन अगर हम दोनों किसी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे तो हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है? कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से ही जब हम किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे तो क्या सिग्निफाई होगा? यूनिटी सिग्निफाई होगा कि जिस तरीके से जो क्लॉक है उसके जब 12 बजने पे तीनों हैंड्स क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, और वो क्या सिग्निफाई करते हैं? यूनिटी को। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम किसी लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे, हम सब लोग क्या हो जाएंगे? यूनाइट हो जाएंगे। द नंबर 12 रिप्रेजेंट द आवर ऑफ अ डे, मंथ्स इन अ ईयर, एंड वांट ऑल ऑफ अस टू बी काल्म एंड स्टिल। हो चाहते हैं हम लोग सारे काल्म और स्टिल हो जाए। पीपल अक्रॉस द नेशन हैव टू यूनाइट टुगेदर। यूनाइट टुगेदर यानी कि जिस तरीके से हमने कहा ना, तीनों हैंड्स क्या हो जाते हैं? यूनाइट हो जाता है। पूरी दुनिया के लोगों को भी क्या होना पड़ेगा? यूनाइट होना पड़ेगा। सो दैट दे डू नॉट स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज, ताकि वो खुद की लैंग्वेज के अंदर बात ना करके किसके अंदर बात करें? रेदर देन स्पीकिंग कीपिंग क्वाइट, रेदर देन वो क्या है? शांत रहे, एंड स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, और साइलेंस यानी कि साइलेंस की भाषा बोले, यानी कि कुछ ना बोले, शांत रहे। क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो उन दोनों के बीच, दो जने हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। This will bring unity among all human, and for one moment no one shall use their arms either to signal, fight and argue with each other। और एक ऐसा मूवमेंट होना चाहिए जहां पे हम अपने हथियारों को या हमारे हाथों को ना यूज करें किसी को सिग्नल करने के लिए, किसी को कुछ बोलने के लिए। सिग्नल आप भी समझ चुके होते हैं, काफी अच्छे सिग्नल होते हैं तो काफी बुरे सिग्नल्स भी होते हैं।
किसी को सिग्निफाई करना, किसी को हाथों से कुछ ऐसे इशारे करना, है ना, जो हम किसी को अब्यूज करो, इस टाइप के अंदर हमें कुछ भी चीज ऐसी यूज नहीं करनी है। हमें बस एक बार शांत बैठे रहना है ना, हमें अपने इन हाथों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम फाइट कर सके, किसी के साथ आर्ग्यू कर सके, ना ही हमें इन हाथों से कोई भी आर्म्स यानी कि वेपन्स उठाने हैं। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। आई होप आपको पहला स्टैंजा अच्छे से आ गया होगा समझ में। दूसरे स्टैंजा के अंदर हम क्या कहते हैं, इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी कि एक्सोटिक मूवमेंट क्यों है, क्योंकि आज तक देखा जाए क्या आज तक ऐसा मूवमेंट आपको पता है कि जिस टाइम पूरी दुनिया शांत हो चुकी हो, मतलब वो वाली बात नहीं कर रहा कोरोना वाली, पर वैसे अगर एक मूवमेंट होगा क्यों पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई बंदा बोल रहा होगा ना, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ लड़ाई तो चल रही होगी। मैं तो खुद के मोहल्ले में 2-3 बार लड़ाई हुई होगी कोरोना के अंदर। पर देखा जाए अगर एक्सोटिक मूवमेंट क्या है, क्योंकि अगर एक ऐसा मूवमेंट आप सोचो जहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा, सडन स्ट्रेंजनेस है एकदम, आपकी क्लास में भी होता होगा ना, अचानक से शोर मच रहा होता है और अचानक से पूरी क्लास शांत हो जाती है, आपको अजीब सा नहीं लगता? अब ये तो सोचो, ये तो मैं सिर्फ क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, अगर बड़े लेवल पे बात करी जाए, पूरी दुनिया एक मूवमेंट के लगे स्टिल हो जाए, कुछ ना बोले, एकदम कोई मूवमेंट ना करे, तो क्या होगा? एकदम ऐसे नहीं लगेगा, एक्सोटिक अजीब सा मूवमेंट नहीं हो जाएगा आपके लिए कि एक मूवमेंट के लिए, क्योंकि आज तक ये इंडिया के अंदर ही सॉरी आज तक पूरी दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, तो इसलिए एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, एक्सोटिक मूवमेंट होगा। स्ट्रेंज मूवमेंट विदाउट रस मतलब हरी, बिना किसी हरी के, विदाउट इंजन, क्योंकि हमें जनरली किन किन चीजों की आवाज, हमारी सिर्फ ह्यूमंस की आवाज ही थोड़ी ना, और भी मशीन चलती हैं, उनसे क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। जो व्हीकल्स है उनसे भी क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। वी विल बी एबल, ओके, वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंज, पर एक चीज होगी, हम सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, एकत्रित मतलब एक साथ हो जाएंगे, एक सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर कि वो क्या रहा है हमारे यहाँ। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द वेल्स। अब जैसे जनरली देखा जाए, जो बंदे जो हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे, वो क्या करें? इंट्रोस्पेक्शन करने, सारे लोग क्या करें? सडन स्ट्रेंजनेस के अंदर है। तो देखा जाए जो फिशरमैन है, क्या वो हार्म करेंगे वेल्स को? नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है? बस स्टिल है। तो जो वेल्स है वो क्या होगी? एक तरीके से प्रोटेक्टेड होगी, क्यों? क्योंकि हम फिशरमैन उन लोगों को हार्म नहीं कर रहे हैं। एंड द मैन गैदरिंग सोल्ट विल लुक एट देयर हर्ट हैंड्स। जो लोग जो हैं वो पानी से सोल्ट करते हैं, जो सोल्ट के एकदम क्रिस्टल से होते हैं, या आप लोगों ने 10th के अंदर भी पढ़ा होगा, जो सोल्ट क्रिस्टल्स होते हैं जो निकलते हैं मतलब सी से, अब उन्हें निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है, और वो जब जिस तरीके से खींचते हैं उनके हाथों के ऊपर, आप अगर देखो जनरली आप अगर देख लेना कभी, अगर ऐसा प्रोसेस देखने का मौका मिले, उनके हाथों में आप देखोगे मतलब ऐसे निशान से बने होते हैं, उनके हाथ जो होते हैं बिल्कुल एकदम मतलब हर्ड हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा निशान होते हैं उनके हाथों में, किस चीज के? कि वो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है उस कार्य को करने के अंदर। तो वह जो मैन है गैदरिंग सोल्ट, जो आदमी है जो इतना सारा काम कर रहा है, सोल्ट गैदर करना, यानी कि बहुत मेहनत का काम कर रहा है, वो एक मोमेंट के लिए तो उसे एक चीज रियलाइज हो जाएगी, वो देख पाएगा कि यार मैंने अपने हाथों को क्या कर लिया, मैं काम के लिए मैंने अपने आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचा लिया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन इसके। नो वन विल बी इन रश एंड नो इंजन विल बी रनिंग। वो कह रहे कोई भी रश के अंदर नहीं होगा, कोई भी जल्दबाजी में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सारे स्टिल है, सारे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और नो इंजन विल बी रनिंग सॉरी गाइस, नो इंजन विल बी रनिंग, कोई भी इंजन चल नहीं रहे होंगे, एवरीथिंग विल बी क्वाइट। अब सोचो यार, आप जनरली अगर दिल्ली जैसे शहर में, एक बार जैसे मैं दिल्ली गया था, तो वहां पे क्या, अब 2 मिनट का बंदा ऐसे शांत हो जाए ना, बिल्कुल एकांत में एरिया में, तब भी कहीं ना कहीं कोई सी व्हीकल की आवाज आ जाएगी, कभी कोई कैसी चीज की आ जाएगी, बहुत सारी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ नॉइज, जहां से हम क्या है, जो शांति होती है ना वो नहीं मिल पाती। यूनाइटेड विद ईच अदर इन अ सर्टेन एटमॉस्फेयर बिकॉज इट हैव नेवर हैपेंड बिफोर। अब सडन से एक्सर्टिक मूवमेंट क्या, क्योंकि आज तक कभी हुआ ही नहीं है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। नो पर्सन वुड बी हार्मिंग अदर लिविंग बीइंग्स फॉर देयर फूड, यानी कि ना अपने खाने के लिए किसी को हर्ट करेंगे, और नॉट टू अर्न देयर लाइवलीहुड, ना अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए किसी दूसरे स्पीशीज की जान लेंगे। ओके, ऑल दोस पीपल हु वर्क एंडलेसली, जैसे हमारे जो सोल्ट गैदर करने वाले हैं, उनके पास थोड़ा सा टाइम होगा टू लुक एट देयर इंजरीज एंड डैमेजेस दैट they have caused to them। जो मेहनत करते हैं, देखो मेहनत करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए हम उस पर्टिकुलर चीज के अंदर जो मेहनत करके हम अपने शरीर को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो चीजों का भी, वो जब इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस जब परफॉर्म करेंगे, उनके पास ये टाइम मिल जाएगा कि वो देख पाएंगे भैया हम लोगों ने अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा लिया था। लेट्स मूव ऑन टू स्टैंजा नंबर 3। दोस हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स क्या होते हैं? वॉर अगेंस्ट एनवायरनमेंट। अब इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? डिफोरेस्टेशन। हमारी जो ग्रीन वेल्थ है ना नेचर की, जब हम उसे एक्सप्लॉइट करने लग पड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन वॉर्स कहते हैं। वॉर्स विद गैस, ये जो न्यूक्लियर गैसेस है जो भी आजकल रिलीज होती है उनके बारे में है। वॉर्स विद फायर, जो भी ब्लास्ट होते हैं उनके लिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, एक वॉर होते ही ऐसे। युद्ध क्या होता है? युद्ध एक तरीके से विक्ट्री विद नो सर्वाइवर होता है। आप जीत गए, लेकिन उस जीत की जो कॉस्ट चुकानी पड़ी आपको, कितने सारे लोग मर गए, आपके सामने वाले देश के लोग मर गए, तो इसके अंदर जीत किसकी हुई? क्या आपकी जीत हुई इसके अंदर? क्या आप बहुत बड़े बन गए या फिर आपको नुकसान हुआ? अब जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई,
तो अगर आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि ये पर्टिकुलर देश है ना 10 साल पीछे चला गया। ये लाइन सुनी होगी आप लोगों ने कहीं ना कहीं कि हाँ ये लाइन थोड़ी थोड़ी सी सुनी है कि ये पर्टिकुलर देश जो है ना ये कुछ साल पीछे चला गया, ये पर्टिकुलर देश के अंदर इतना नुकसान हो गया और आपको प्राइसेस में काफी चीजों काफी कमोडिटीज के सडनली राइज हुए थे। क्या फायदा हो रहा था? किसी को नहीं हो रहा था, मतलब 2-3 देशों को छोड़ के कि उनके साथ ट्रेड हो। लेकिन वैसे देखा जाए रसिया और यूक्रेन किस देश को फायदा हो रहा था? किसी भी देश को फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ। वही बात है इसके अंदर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, यानी कि जीत भी गए तो आपने क्या हासिल कर लिया? आप अगर जीत भी गए तो आप लोगों ने कुर्बानी भी तो कितनी बड़ी दी है। बट पुट ऑन क्लीन गो, तो वो कह रहे हैं जो भी ये सारे लोग हैं जो ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं, वॉर विद गैस कर रहे हैं, वॉर विद फायर कर रहे हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, उन सबको रिक्वेस्ट करते हैं हमारे पैब्लो नेरूडा जी। वो कह रहे हैं कि आप सब लोग क्लीन क्लोथ पहनो। क्यों क्लीन क्लोथ का कह रहे हैं? वो क्लीन क्लोथ का मतलब है कि अच्छे जब साफ सुथरे कपड़े पहनोगे तो आप क्या कर रहे हो? अडॉप्ट कर रहे हो क्या? अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। क्या अडॉप्ट कर रहे हो? अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ। क्या आप जिंदगी के प्रति अप्रोच लेके आ रहे हो? क्योंकि जब आप अपने जो क्या नाम लेते हैं वॉर वाले कपड़े जिनके ऊपर खून लगा हुआ है, तो इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है कि आप किसी मतलब आप अहिंसा के मार्ग पे हो। लेकिन जब आप एकदम क्लीन क्लॉथ पहनोगे तो आप इससे क्या सिग्निफाई होगा? क्या आपने क्या है? अडॉप्ट करिए अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सेड डूइंग नथिंग। और अपने जो भाई हैं जिनके साथ आप लड़ रहे हो, क्यों हम जनरली अगर देखा जाए जितने भी लोग हैं इनडायरेक्टली देखा जाए किसी ना किसी, जब स्टार्टिंग के अंदर देखा जाए अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाए तो हम लोग एक तरीके से देखा जाए एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। हम लोग क्या एक दूसरे के भाई बहन ही हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम जो हमारे दूसरे देश वाले हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री का अगेंस्ट बताता हूँ कि अगर ये पर्टिकुलर कंट्री के देश के लोग हैं, वो भी तो हमारे भाई बहन ही एक तरीके से, भले वो अलग रहते हैं अलग मुल्क के हैं लेकिन वो हैं तो हमारे भाई बहन ही। ओके, what I want should not be confused with the total inactivity। ये भी काफी और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पोएट टोटल इनएक्टिविटी को सपोर्ट करता है? हालांकि मैं सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर, उसके अंदर भी बताऊंगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ कि इसके अंदर पूछा जाता है क्या पोएट टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। अगर मैंने आपने मेरे वो जो पोएम देखी हो क्या नाम लेते हैं माय मदर एट 66, उसके अंदर भी मैंने कहा था कि वो पोएट पोएम के अंदर पोएम की मदर क्या थी? एकदम स्टिल थी, एकदम वो उनका सो रही थी, उनका माउथ क्या था? ओपन था और उनका कलर किस तरीके से था? पेल था, यानी कि शी वाज लुकिंग लाइक अ डेड बॉडी, उसी तरीके से थे। अब टोटल इनएक्टिविटी, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे, क्या ये सिग्निफाई कर रहा है डेथ को? जी हाँ, ये टोटल इनएक्टिविटी का मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आपको ऐसे नहीं कर रहे, आप सिर्फ ऐसे बस खड़े हो, आप कहीं ना इधर देख रहे हो ना इधर, आप अपने अंदर मस्त हो, यानी कि आप क्या हो? आप डेड हो एक तरीके से, कि आपको वर्क ही नहीं परफॉर्म करे। अगर चैप्टर नंबर 6 किया था ना आपने क्लास 10 के अंदर, उसके अंदर भी एक चीज आती थी कि आपकी जो आप लिविंग हो उसका कैसे पता चलता है कि आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो। बिल्कुल उसी तरीके से टोटल इनएक्टिविटी यानी कि अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो आप क्या हो? एक तरीके से डेड पर्सन हो। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, यानी कि लाइफ यही है जिसके बारे में बात करें। आई वांट नो ट्रक टू दैट, नो ट्रक विद डेथ, यानी कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, वो ट्रक ऐसे ही है कि वो कुछ कर नहीं रहा, वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है और वो सोच नहीं रहा उसके आगे से क्या रहा है, उसके आगे से पीछे से क्या जा रहा है, तो क्या होगा? उसे ट्रक का एक्सीडेंट होगा। तो वो कह रहा है मैं ऐसा कोई ट्रक नहीं चाहता जिसके अंदर डेथ हो। इफ वी वर नॉट single-minded about keeping our life moving and for once couldn't do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जब हम इसके अंदर कि अगर हम ये लोग अगर हम सिंगल माइंडेड ये सोचते रहे कि कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, कि हम अपने जीवन के अंदर बस आगे बढ़ते रहे ना, हम देख ही नहीं रहे कि हम लोग क्या कर चुके हैं, हम अपने अचीवमेंट्स को भी नहीं देख रहे, हम कुछ नहीं देख रहे, हम कह रहे बस आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। देखो तो आपने करा क्या अभी तक? हम देख ही नहीं रहे, हम कर रहे हैं बस आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हम उन सारे मोमेंट्स को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं। हम उन सारे मोमेंट्स को नहीं देख रहे जो हम लोग कर चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं? उन मोमेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप जनरली आप क्या अगर देखा जाए एक बच्चा मान लेते हैं, ऐसा बच्चा है जो मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहा था, 10th के अंदर बहुत बढ़िया नंबर लेके आया, 11th में भी बहुत बढ़िया, चलो 9th के अंदर बहुत बढ़िया, 10th के अंदर बहुत बढ़िया, 11th के अंदर भी बहुत बढ़िया नंबर लेके आया, 12th में भी बहुत बढ़िया नंबर लेके आया। उसके बाद अगर वो उन नंबरों को देख ही नहीं रहा, वो बस ऐसे है कि हाँ ले आया तो कोई बात नहीं, तो क्या उसने जो उसने मेहनत करी थी उससे कुछ हैप्पीनेस मिली उसे? जब तक उसे देख ही नहीं रहा कि अरे यार मैंने इतना अच्छा नंबर लिया, वो खुश ही नहीं हो रहा उस चीज से, तो उस चीज को करने का फायदा है क्या? अगर आप ऐसा कुछ काम करो जिससे आपको खुशी ही नहीं मिल रही, तो उस काम को करने का मजा ही नहीं है कुछ। वही है इसके अंदर द पीपल हु एक्सप्लोर द ग्रीन वर्ल्ड। सबसे पहले स्टार्टिंग से चालू करें हम कि पूरे स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। Okay, the people who prepare for green war of nature by deforestation, mining or fishing, the soldier who uses the weapon to kill other human beings need some time to introspect into the consequences of their action। क्या हम कोई काम कर रहे हैं उससे कितना कॉन्सिक्वेंस हम ये देखते हैं? हम सिर्फ काम कर देते हैं, हम ये देखते नहीं कि अगर मैं ये पर्टिकुलर काम करूँ उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है।
He wants them to put new clothes, that is to adopt approach towards life. जो मैंने कहा था कि वो चाहते हैं कि नए कपड़े पहने, यानी कि अप्रोच लेके आओ लाइफ के प्रति. Realize killing other people is not the ultimate victory. और ये रियलाइज करो कि अगर मैं उस बंदे को मार रहा हूँ तो उससे अंदर मेरी कोई जीत नहीं है. ये मैं कोई महाराजा नहीं बन जाऊंगा अगर मैंने उस बंदे को मार दिया तो. All of us need to be united and promote universal brotherhood. हम सब लोगों को क्या करना है, हम सब लोगों को एक साथ रहना है, प्रमोट करना है क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पीस एंड यूनिटी. He does not want us to stop our work, but to take some time to introspect ourselves and analyze the end result of our action. वो कह रहे हैं कि जो टोटल इनएक्टिविटी की बात करी गई थी, वो कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे वो लोग कि आप एकदम पूरे स्टिल हो जाओ, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप ऐसे नहीं. वो कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्शन करो, देखो कि आप जो काम कर रहे हो कितना सही है कितना गलत है, उससे आप अपने आप को कितना हार्म पहुंचा रहे हो. उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट पे आओ. आप एनालाइज कर लिया आपने अपना एंड रिजल्ट, उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट पे आओ कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही है ये गलत. अगर सही है तो उसे कंटिन्यू करो, गलत है तो देखो क्या गलत है उसे सही करो, उसके बाद वापस उस काम पे लगो. आ जाते हैं हम अपने स्टैंजा नंबर 4 पे. छोटा सा स्टैंजा. Perhaps the earth can teach us when everything seems dead later on proves to be alive. यहाँ पे सीजन्स की बात करी गई है. जैसे ऑटम आता है तो ऑटम के अंदर क्या है, पतझड़ का मौसम है, सारे पेड़ कैसे हो जाते हैं एकदम, सारे पेड़ एकदम मतलब सारी जो भी पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम है. और लेकिन देखा जाए जब वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग आता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एकदम चारों तरफ मतलब एकदम सारे पेड़ वापस मतलब हरे भरे हो जाते हैं, चारों तरफ एकदम अच्छा सा माहौल हो जाता है. ऑटम के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डल सा माहौल होता है. तो वही चीज है, हमारी अर्थ भी तो हमें ये सिखाती है कि एक बारी के लिए अर्थ देखा जाए एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी ऑटम के अंदर क्या होता है, सारे पेड़ पत्ते झड़ गए, पेड़ कैसा लगता है, मरियल सा लगता है. लेकिन जब भी वो वसंत ऋतु के अंदर जैसे वो आता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर, तो क्या होता है एकदम पेड़ वापस हरा भरा हो जाता है. तो ये चीज है इसके अंदर. लेटर प्रूव्स टू बी अलाउ. नाउ वी विल ऑल काउंट अप टू 12 एंड कीप क्वाइट एंड वी विल ऑल गो. और किसके अंदर कि हम वापस अभी तक 12 तक वापस गिनती करेंगे. एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या कहा गया है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क. यानी कि वो सारे आज ह्यूमन बीइंग्स किसके अंदर लगे हुए हैं. इसके अंदर एक्चुअल में थोड़ी सी ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन है. सारे ह्यूमन बीइंग्स अब किस चीज के अंदर लगे हुए हैं, काम ही करने के अंदर लगे हुए हैं, अपने टास्क को पूरा करने के अंदर लगे कि यार हमें सबसे पहले ये काम करना है. एंड इन अ माइंड रश ऑफ अकम्प्लिशिंग देयर वर्क, अपने जो काम करने के अंदर सारे टाइम लगे हुए हैं और ये है कि भाई मुझे मेरा काम पूरा करना है. सो द पोएट आस्क्ड देम टू टेक अ पॉज एंड लुक एट देयर एक्शन एंड अचीवमेंट which will make them feel happy. ये एक्चुअल में थोड़ा ऊपर आ रहा था, ये थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि इन सारी चीजों के बारे में बात ही नहीं करेगी. लास्ट वाला स्टैंजा था, वही सेम चीज मैंने बताया कि उसके अंदर हैप्पीली फील करना चाहिए आपको कि आपने इतना अच्छा काम कर लिया है. We should also learn from the earth that how it undergoes changes. That is in winter everything becomes lifeless and freeze and everything comes to life again during the season of spring. Spring season के अंदर सारी चीजें वापस आ जाती है. थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ठीक है. ये जो है ना ये ऊपर जाएगा और अगर ये इस स्टैंजा की सिर्फ इतनी सी एक्सप्लेनेशन, ओके, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था. तो चलिए आप आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर. दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो इसके अंदर क्या कहता है, द पोएट डज नॉट वांट टू प्रमोट टोटल इनएक्टिविटी व्हिच मींस डेथ, यानी कि पोएट जो है वो टोटल इनएक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करते जिसका मतलब डेथ है. वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा पॉज लो और प्रोसेस करो, गो थ्रू करो किसके प्रोसेस इंट्रोस्पेक्शन के लिए, उसके बाद वापस काम पे लग जाओ. मोमेंट ऑफ स्टिलनेस एक एक्साइटिक मोमेंट इसलिए होगा क्योंकि आज तक कभी नहीं हुआ है ये. एंड एवरीवन विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. थोड़ा स्ट्रेंज होगा क्योंकि पहली बार कर रहे होंगे पूरी दुनिया वाले एक साथ. फिर आ जाता है हमारे पास पोएटिक डिवाइसेस क्या है. एंजॉयमेंट है. एंजॉयमेंट का मतलब मैं आपको पिछले मदर एट 66 के अंदर मैंने इसलिए सारे जितने भी थे उनके वर्ड बाय वर्ड देखे थे. अगर आपने नहीं देखा प्लीज चेक इट आउट. वापस बता देता है. एंजॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूएशन, एक लाइन का दूसरी लाइन के अंदर कॉन्टिन्यूएशन होना. तो अगर आप देखोगे ना इस पोएम को, ये क्या है, ये बार बार एक तरीके से कंटिन्यू होती जा रही है. एक लाइन दूसरी लाइन के अंदर विदाउट द, जब एक लाइन जो है वो एंड हो रही है, और एक लाइन का मतलब ऐसा नहीं कि पूरे एक सेंटेंस की बात नहीं कर रहा, एक लाइन जब एंड हो रही है तो इसके लास्ट के अंदर जो दूसरी लाइन है वो वहीं से कंटिन्यू हो रही है, कोई पंक्चुएशन मार्क्स यूज नहीं करेगा. तो एंजॉयमेंट है. कोई राइम स्कीम नहीं है इसके अंदर. पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, मानवीकरण, अलंकार, यानी कि ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना. जैसे कि फेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का फेस होना. जो फेस किसका होता है, ह्यूमंस का होता है. अर्थ कैन टीच अस, हमें कौन पढ़ा सकता है, टीचर. टीचर है तो ह्यूमन, तो अर्थ को टीचर एट्रीब्यूट्स मिले हैं. ह्यूज साइलेंस में इंटरप्ट. ह्यूज साइलेंस, जैसे साइलेंस है, साइलेंस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है. इंटरप्ट कौन कर सकता है, ह्यूमन बीइंग्स इंटरप्ट कर सकते हैं. सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म के अंदर हम क्या कह रहे हैं, जैसे 12 है, 12 यहाँ पे किस चीज को रेफर कर रहा है, 3 हैंड्स ऑफ द क्लॉक को, जिसका मतलब क्या होता है, यूनिटी को रेफर कर रहा है. एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, सिमिलर वर्ड्स का एक साथ आना, जैसे क्लीन क्लॉथ, सडन स्टेजनेस, अर्थ हैंड, वी वुड, व्हाट आई वांट. तो ये सब क्या है, एलिट्रेशन है, यानी कि इनके अंदर क्या है, जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो यूज करे गए हैं.
उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है, दो में हमेशा कहता हूँ कंपैरिजन हो जाए तो दो चीजें आप हमेशा देखो कि अगर उसके अंदर लाइक और एज का यूज हो रहा है तो वो सिमिली, अगर नहीं हो रहा है तो वो मेटाफर है। जैसे इसके अंदर कंपेयर किया गया पुट ऑन क्लीन क्लोथ। अब यहाँ पे पुट ऑन क्लीन क्लोथ को किस चीज से कंपेयर किया गया? पीस एंड हार्मनी से। क्या मतलब क्लीन क्लोथ जब पुट करोगे तो उससे क्या होगा? पीस और हार्मनी आएगी। इन द शेड, यानी कि इन द शेड का मतलब क्या? प्रोटेक्शन प्लेस। जिसमें मैंने कहा था ना सारे लोग अपने भाई भाई किसके अंदर आ जाए? शेड के अंदर आ जाए। शेड का मतलब यानी कि एकदम प्रोटेक्टेड प्लेस के अंदर आ जाए। एनाफोरा यूज किया गया। एनाफोरा का मतलब जब सेम लैंग्वेज के मतलब सेम वर्ड जो है वो लाइन की सेंटेंस के अंदर आ जाए। जैसे इन्होंने कहा था लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज और लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, तो इसके अंदर क्या है? सेम सेम आगे, तो इसके अंदर लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज का हमारे पास एनाफोरा है। रिपीटेशन है, काउंट अप टू 12, काउंट अप टू 12, 12 तक की गिनती करो, 12 तक की गिनती करो। विद दिस वीडियो वी कम टू एन एंड ऑफ आवर सेकंड पोएम। हमने दो पोएम्स कर लिया। मैं मदर एट 66 हम कर चुके हैं पैब्लो नेरूदा जी के द्वारा। हमने कीपिंग क्वाइट भी कर चुके हैं, माय मदर एट 66 कमला जी द्वारा। दोनों पोएम्स हम अच्छे से कर चुके हैं। अब बारी है हमारे पास तीसरी पोएम को करने की, वो हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। So till then do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस। और हमारा नया नया चैनल है, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी आ चुकी होगी और प्लीज सपोर्ट दिखाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी हम 245 सब्सक्राइबर्स के करीब हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे और अगर आपका सपोर्ट रहे तो डेफिनेटली हम 300 का मार्क जल्दी क्रॉस कर सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो के ऊपर किसी न किसी तरीके से 300 तक के मुझे सब्सक्राइबर दिलवा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।